भिवानी जिले की शांत सी ढाणी लक्ष्मण में 11 अगस्त 2025 का दिन बिल्कुल सामान्य था। कोई नहीं जानता था कि यह दिन हरियाणा के इतिहास में एक काले अध्याय की शुरुआत होगी। मनीषा मात्र 19 साल की एक मेधावी लड़की थी। गोरे चिट्टे रंग, मध्यम कद की यह लड़की अपने गांव ढाणी लक्ष्मण में सभी की प्रिय थी। वह सिंघानी गांव के एक प्ले स्कूल में शिक्षिका का काम करती थी। मनीषा के सपने बड़े थे। वह नर्सिंग का कोर्स करना चाहती थी और लोगों की सेवा करने का सपना देखती थी। मनीषा का परिवार एक साधारण किसान परिवार था। उसके पिता खेतों में मेहनत करते थे और मां घर की देखभाल करती थी। परिवार में मनीषा सबसे पढ़ी लिखी थी और सभी को उससे बड़ी उम्मीदें थीं। लेकिन पिछले कुछ समय से मनीषा के जीवन में कुछ तूफान आने लगे थे, जिनसे वह अकेली जूझ रही थी। 10 जुलाई 2025 की घटना ने मनीषा के जीवन की दिशा ही बदल दी। उस दिन वह बाड्ढा में अपने एक नाबालिग दोस्त से मिलने गई थी। जब इस बात का पता उसके परिवार को चला तो घर में भूचाल आ गया। तुमने ये क्या किया है? उसके पिता ने गुस्से से कहा था। पारंपरिक सोच वाले परिवार में एक लड़के से मिलना बड़ा गुनाह था, खासकर जब वह लड़का नाबालिग हो। उस रात घर में बहुत बवाल हुआ। मनीषा की मां रोती रही, पिता गुस्से में थे और मामा भी इस मामले में कूद पड़े। महिला पत्रकार सुदेश नैन के अनुसार यहीं से मनीषा के लिए मानसिक प्रताड़ना का सिलसिला शुरू हुआ। 11 जुलाई से 11 अगस्त तक पूरे एक महीने तक मनीषा को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहा। घर में हर रोज उसकी पिटाई होती, उसे ताने सुनने पड़ते। मामा भी इस मामले में शामिल हो गए थे और वे भी उसे समझाने के नाम पर डांटते फटकारते रहते थे। तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। यह बात मनीषा को रोज सुननी पड़ती थी। धीरे धीरे वह अंदर से टूटने लगी। उसकी हंसी गायब हो गई। स्कूल में भी वह चुप चुप रहने लगी। स्कूल के सहकर्मियों ने बाद में बताया कि पिछले कुछ दिनों से मनीषा बहुत परेशान लग रही थी। वह अक्सर खोई खोई रहती थी और किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। 11 अगस्त 2025 की सुबह अन्य दिनों की तरह ही शुरू हुई। मनीषा तैयार होकर अपने प्ले स्कूल गई। वहां उसने बच्चों को पढ़ाया, हंसी खेल में शामिल हुई। कोई नहीं जानता था कि यह उसका आखिरी दिन था। दोपहर में स्कूल की छुट्टी के बाद मनीषा ने अपने सहकर्मियों से कहा कि वह नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन की जानकारी लेने जा रही है। यह सुनकर सभी खुश हुए कि मनीषा अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। शाम होते होते परिवार चिंतित होने लगा। मनीषा घर नहीं लौटी थी। उसका फोन भी नहीं लग रहा था। रात भर परिवार ने उसकी तलाश की, दोस्तों रिश्तेदारों से पूछा, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। उसी दिन दोपहर करीब 2 बजे एक अहम घटना हुई, जिसकी जानकारी बाद में मिली। मनीषा खाद बीज की दुकान पर पहुंची थी। दुकानदार देवेंद्र कुमार ने बाद में बताया कि मनीषा अक्सर उसकी दुकान के सामने से पैदल गुजरती थी। अंकल जी, मोनो मिल जाएगी? मनीषा ने दुकानदार से पूछा था। मोनो एक प्रकार का कीटनाशक है जो फसलों पर छिड़काव के लिए इस्तेमाल होता है। देवेंद्र कुमार ने बताया। मनीषा के हाव भाव सामान्य थे। ऐसा कुछ लग नहीं रहा था जिससे शक होता। मैंने सोचा किसान की बेटी है, परिवार वालों ने मंगवाई होगी, इसलिए मैंने 1 लीटर स्प्रे दे दिया। उस समय दुकानदार को नहीं पता था कि यह खरीदारी मनीषा की आखिरी खरीदारी होगी। 12 अगस्त की सुबह जब मनीषा घर नहीं लौटी तो परिवार पुलिस स्टेशन पहुंचा। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने तलाश शुरू की। आसपास के इलाकों में छानबीन हुई। परिवार के लोग दिन रात बेचैन थे। मां रो रो कर परेशान हो रही थी। पिता हर जगह तलाश कर रहे थे। गांव के लोग भी चिंतित थे। सभी को लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। 13 अगस्त की सुबह सिंघानी गांव के नहर किनारे एक भयानक खोज हुई। कुछ स्थानीय लोगों की नजर नहर के पास पड़े एक शव पर गई। करीब से देखने पर पता चला कि यह मनीषा का शव था। शव देखने वालों ने तुरंत पुलिस को खबर दी। जल्दी ही पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंच गईं। मनीषा के परिवार वालों को भी बुलाया गया। जब उन्होंने अपनी बेटी का शव देखा तो चीखें निकल गईं। शव की हालत देखकर सभी को लग रहा था कि यह कोई साधारण मौत नहीं है। गले पर चोट के निशान दिख रहे थे। कपड़े फटे हुए थे। आंखों में से कुछ हिस्सा गायब था, जिसे देखकर लग रहा था कि जानवरों ने नुकसान पहुंचाया है। शव देखते ही मनीषा के पिता चिल्लाए, यह हत्या है। मेरी बेटी कभी आत्महत्या नहीं कर सकती। परिवार को पक्का यकीन था कि मनीषा के साथ कुछ बुरा हुआ है और किसी ने उसकी हत्या की है। गांव के लोग भी इस बात से सहमत थे। उन्होंने कहा कि मनीषा एक खुशमिजाज लड़की थी। भले ही परिवार में कुछ तनाव था, लेकिन वह इतनी कमजोर नहीं थी कि आत्महत्या कर ले। परिवार ने शव लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक सच सामने नहीं आता तब तक वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इस फैसले के साथ ही हरियाणा में एक बड़ा आंदोलन शुरू हो गया। ढिंगावा मंडी में मनीषा के परिवार और गांव के लोगों ने धरना शुरू किया। वे न्याय की मांग कर रहे थे। धीरे धीरे यह धरना बड़ा रूप लेने लगा। हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से लोग आने लगे। हमारी बेटी को न्याय दो, यह नारे हवा में गूंजने लगे। मीडिया भी इस केस में दिलचस्पी लेने लगी। हर दिन नई खबरें आ रही थीं। सोशल मीडिया पर भी यह मामला वायरल हो गया।
पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा। सरकार भी इस मामले को लेकर चिंतित होने लगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस की जांच टीम ने शुरुआती जांच के बाद एक चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि यह आत्महत्या का केस है, हत्या का नहीं। पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी पेश किया जिसमें लिखा था कि मनीषा अपनी जिंदगी से परेशान थी। यह खबर सुनते ही पूरा मामला पलट गया, लेकिन परिवार और गांव के लोगों ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह सुसाइड नोट फर्जी है, पुलिस झूठ बोल रही है, मेरी बेटी कभी आत्महत्या नहीं कर सकती। मनीषा के पिता ने जोर देकर कहा। उन्होंने सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग पर भी सवाल उठाए। पीजीआई रोहतक से आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस केस में नया मोड़ ला दिया। रिपोर्ट में 4 अहम बातें सामने आईं। पहला खुलासा, मनीषा के शरीर में जहरीला पदार्थ मिला था। यह वही कीटनाशक था जो उसने खाद बीज की दुकान से खरीदा था। इससे यह संदेह और गहरा हो गया कि मनीषा ने आत्महत्या की है। दूसरा खुलासा, मनीषा की मौत के बाद उसके शरीर को किसी जानवर ने काटा था। यही कारण था कि उसकी आंखों का कुछ हिस्सा गायब था और शरीर पर और भी निशान थे। तीसरा खुलासा, मनीषा के शरीर पर किसी प्रकार का केमिकल नहीं डाला गया था। इससे यह साफ हो गया कि किसी ने जबरदस्ती उसके शरीर पर एसिड या अन्य केमिकल नहीं डाला था। चौथा और सबसे अहम खुलासा, मनीषा के साथ दुष्कर्म होने के कोई प्रमाण नहीं मिले। इससे यह साफ हो गया कि यह रेप और मर्डर का केस नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ ही एक और चौंकाने वाली जानकारी आई। सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग मनीषा की हैंडराइटिंग से मैच हो गई थी। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने इसकी पुष्टि की थी। यह खबर आते ही धरना कमेटी और मनीषा के परिवार को झटका लगा। वे इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की है, लेकिन साइंटिफिक सबूतों के सामने उनके पास कोई जवाब नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक रिपोर्ट और अन्य सबूत सभी एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। 30 अगस्त 2025 की रात करीब 1 बजे ढिंगावा मंडी विश्राम घर में एक अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में धरना कमेटी के सदस्य, मनीषा के परिवार और प्रशासन के अधिकारी शामिल थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों को देखने के बाद धरना कमेटी ने आंदोलन समाप्त करने का फैसला किया। लोहारू एसडीएम मनोज दलाल और धरना कमेटी के सदस्यों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट हैं, धरना कमेटी के एक सदस्य ने कहा। अब हम मनीषा का अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सरकारी दबाव और न्याय की मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 20 अगस्त को ही इस केस को सीबीआई को सौंपने की घोषणा की थी। निष्पक्ष जांच के लिए इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट में कहा था, हमारी बेटी मनीषा को पूरा न्याय मिलेगा। सीबीआई की टीम ने आते ही गहन जांच शुरू की। उन्होंने सभी संभावित गवाहों से पूछताछ की। प्ले स्कूल के संचालक, स्टाफ, नर्सिंग कॉलेज के लोग, मनीषा के परिवार, दोस्त, खाद बीज की दुकान के मालिक और शव को खोजने वाले लोगों से विस्तार से बात की। सीबीआई की जांच टीम ने अपना ऑफिस भिवानी के रेस्ट हाउस में बनाया। वहां दिन रात जांच चलती रही। हर छोटी बड़ी बात को परखा गया। टीम ने क्राइम सीन को भी रिक्रिएट किया। वे यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि जब मनीषा का शव मिला था उस समय माहौल कैसा था। शव की स्थिति, आसपास का वातावरण और अन्य सभी पहलुओं का बारीकी से अध्ययन किया गया। सीबीआई ने अलग अलग पक्षों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की। वे यह जानना चाहते थे कि क्या किसी के बयान में कोई विरोधाभास है। सबसे ज्यादा फोकस प्ले स्कूल और नर्सिंग कॉलेज के संचालकों पर था, क्योंकि मनीषा का आखिरी दिन इन्हीं 2 जगहों के बीच बीता था। सीबीआई ने और भी पुख्ता सबूत चाहे। इसके लिए मनीषा के शव को AIMIS दिल्ली भेजा गया तीसरे पोस्टमार्टम के लिए। यह एक असामान्य कदम था, लेकिन सीबीआई को लगा कि AIMS के एक्सपर्ट्स से बेहतर जांच हो सकेगी। हालांकि अभी तक AIMS की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि यह रिपोर्ट इस केस में फैसला करने वाली हो सकती है। तीसरे पोस्टमार्टम के बाद आखिरकार 21 अगस्त 2025 को मनीषा का अंतिम संस्कार हुआ। यह उसके गांव ढाणी लक्ष्मण में किया गया। 8 दिन बाद मनीषा को अंतिम विदाई मिली। अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए। न केवल उसके गांव के लोग, बल्कि आसपास के इलाकों से भी लोग आए। सभी की आंखों में आंसू थे। एक मेधावी लड़की का इस तरह जाना सबको दुखी कर रहा था। मनीषा का अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। यदि यह आत्महत्या है तो क्यों? 1 महीने की मानसिक प्रताड़ना क्या इतनी बड़ी थी कि एक 19 साल की लड़की को आत्महत्या करनी पड़ी? कुछ लोग कहते हैं कि पारिवारिक दबाव इतना ज्यादा था कि मनीषा टूट गई। लगातार 1 महीने तक रोज डांट फटकार, मारपीट और ताने सुनना किसी भी व्यक्ति को तोड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि यह हत्या है। वे कहते हैं कि सुसाइड नोट फर्जी है और किसी ने मनीषा की हत्या करके इसे आत्महत्या का रूप दे दिया है। मनीषा का केस केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, यह हमारे समाज पर भी सवाल उठाता है। क्या हमारे घरों में लड़कियों के साथ इतना सख्त व्यवहार होना चाहिए?
क्या एक दोस्त से मिलना इतना बड़ा गुनाह है कि 1 महीने तक प्रताड़ना झेलनी पड़े? मनीषा के केस में यह साफ है कि पारिवारिक दबाव एक बड़ा कारक था। यदि परिवार ने उसे समझाने की बजाय प्रताड़ित न किया होता तो शायद आज वह जिंदा होती। यह केस दिखाता है कि हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कितनी कम जानकारी है। अगर मनीषा को सही समय पर मानसिक सहारा मिल जाता तो शायद नतीजा अलग होता। सितंबर 2025 के मध्य तक सीबीआई ने अपनी जांच पूरी कर ली है। माना जा रहा है कि जल्द ही अंतिम रिपोर्ट सामने आएगी जो इस रहस्य पर से पर्दा उठाएगी। सीबीआई की टीम ने 14 दिन तक गहन जांच की। उन्होंने हर पहलू को देखा, हर गवाह से बात की और हर सबूत को परखा। अब वे अपने निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं। हालांकि अभी तक सीबीआई की अंतिम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार यह जल्द ही आ सकती है। इस रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार है। मनीषा का मामला सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, यह एक 19 साल की लड़की के टूटे हुए सपनों की कहानी है। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो नर्सिंग करना चाहती थी, लोगों की सेवा करना चाहती थी, लेकिन समाज के दबाव में कहीं खो गई। क्या मनीषा ने वाकई आत्महत्या की थी या फिर यह एक चतुराई पूर्वक की गई हत्या थी? यह सवाल अभी भी हवा में लटक रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक एविडेंस और सुसाइड नोट सभी एक दिशा में इशारा करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के मन में संदेह है। मनीषा की कहानी से हमें कई सबक मिलते हैं। पारिवारिक दबाव कितना घातक हो सकता है। 1 महीने की लगातार प्रताड़ना ने एक खुशमिजाज लड़की को तोड़ दिया। मानसिक स्वास्थ्य का महत्व, अगर मनीषा को सही समय पर काउंसलिंग मिल जाती तो शायद स्थिति अलग होती। समाज की सोच बदलने की जरूरत। लड़कियों को भी अपनी जिंदगी जीने का हक है, उन पर इतना दबाव नहीं होना चाहिए। न्याय व्यवस्था का महत्व, सीबीआई की जांच से पता चलता है कि सच तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मनीषा की कहानी यहां खत्म हो जाती है, लेकिन इससे उठे सवाल अभी भी हैं। हरियाणा में, पूरे देश में कितनी और मनीषा हैं जो पारिवारिक दबाव झेल रही हैं? कितनी लड़कियां अपने सपनों को पूरा करने से पहले ही हार मान लेती हैं? मनीषा का केस सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, यह हमारे पूरे समाज की त्रासदी है। यह दिखाता है कि हमें अभी भी कितना काम करना है। आज भी कहीं ना कहीं कोई मनीषा अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रही है। आज भी कहीं ना कहीं कोई परिवार अपनी बेटी पर अनावश्यक दबाव डाल रहा है। मनीषा की आत्मा तभी शांत होगी जब हमारा समाज बदलेगा, जब लड़कियों को भी वह सम्मान और स्वतंत्रता मिलेगी जिसकी वे हकदार हैं। मनीषा का यह केस आज भी सीबीआई की जांच में है और अंतिम सच अभी भी सामने आना बाकी है। हो सकता है भविष्य में नए तथ्य सामने आएं जो इस केस को एक नई दिशा दें। यह कहानी हरियाणा के भिवानी जिले में घटी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। सभी तथ्य मीडिया रिपोर्ट्स और आधिकारिक स्रोतों से लिए गए हैं। इस कहानी का मकसद केवल सच्चाई को सामने लाना है, किसी व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट जरूर में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।